नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा संधि प्रकरण चल रहा था और संधि प्रकरण में हमने जो तीन भेद हैं इसके स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें हमने पहले स्वर संधि को पढ़ लिया। आज हमारा इसी का ही जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, ये बनते कैसे हैं, इसके भेद कितने होते हैं। इस तरीके से हम पढ़कर और फिर एक एक करके हम इसके जितने भी भेद हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, हल संधि या व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम होता है हल संधि। अब यहां पर देखिए, इसकी परिभाषा देखिए कि व्यंजन संधि है वो कब होती है, जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण हो या फिर स्वर वर्ण हो। जैसे प्लस से पहले क्या हो, कोई व्यंजन वर्ण हो, क्या व्यंजन वर्ण हो, और व्यंजन वर्ण के बाद में क्या हो, व्यंजन वर्ण या फिर क्या हो, स्वर वर्ण। कहने का मतलब है कि प्लस से पहले व्यंजन संधि या हल संधि में, व्यंजन संधि या हल संधि में क्या होगा, प्लस के बाद व्यंजन वर्ण होगा या फिर स्वर वर्ण होगा। लेकिन प्लस से पहले व्यंजन या प्लस के बाद में व्यंजन, आपको एक जगह व्यंजन अवश्य मिलेगा। दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन आपको व्यंजन संधि में एक तरफ तो व्यंजन अवश्य मिलेगा, तभी हमारी व्यंजन संधि होगी, अन्यथा व्यंजन संधि नहीं होगी। क्योंकि दोनों तरफ स्वर आएंगे तब तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत चला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है, उसे ही हम हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि में निम्नानुसार तीन स्थितियां पाई जाती है। तीन स्थितियां कौन सी? हल के साथ अच। अब ये हल और अच क्या होता है, देखिए, हल जो है उसी को हम क्या कह देते हैं, व्यंजन। हल को क्या कह देते हैं, व्यंजन। और जो अच लिखा हुआ है, अच को हम क्या कह देते हैं, स्वर। तो हमने यहां देखिए व्यंजन और स्वर, ये व्यंजन, इसको हमने क्या कहा, हल, और स्वर जो हमने इससे पहले संधि पढ़ी। तो देखिए, व्यंजन और स्वर, ये इन दोनों का मेल होना चाहिए। प्लस से पहले हल और प्लस के बाद में अच। सीधे शब्दों में कहने का मतलब है कि पहले कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने यहां लिखा जगत प्लस ईश है। तो देखिए, प्लस से पहले यहां क्या है, तर, और प्लस के बाद में यहां क्या है, ई। तो इन दोनों को देखिए, यहां तय क्या है, व्यंजन वर्ण है, और बाद में क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहां क्या हो गया, देखिए, हल, ये हल है, ये अच है, अर्थात ये क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, स्वर। दोनों चीज है। आप इसको हल की जगह आप यहां पर व्यंजन प्लस और स्वर ऐसे भी आप लिख सकते हो। दूसरी स्थिति होती है कि अच के बाद में हल हो, अर्थात स्वर के बाद में क्या हो, व्यंजन हो। कैसे, देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, शिव प्लस
छाया। यहां देखिए प्लस से पहले क्या है, व, व में क्या है, ए लिखा, फिर क्या है, छ। तो देखिए ए क्या है, ए स्वर हो गया और छ क्या है, व्यंजन हो गया। हमें क्या चाहिए, पहले स्वर और फिर व्यंजन। ये सेकंड स्थिति हो गई हमारी, अर्थात दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी क्या लिखा हुआ है, हल के बाद में हल, अर्थात प्लस से पहले भी व्यंजन होगा और प्लस के बाद में भी क्या होगा, व्यंजन होगा। देखिए एग्जाम्पल के अनुसार देखिए, जगत प्लस नाथ है, जगत प्लस नाथ है। तो यहां प्लस से पहले क्या है, त, और प्लस के बाद में क्या है, न। तो त और न दोनों ही वर्ण है, वो कौन से हैं, व्यंजन वर्ण है, अर्थात दोनों तरफ ही हल है। तो यहां देखिए हल प्लस हल, इस तरीके से हमारी तीन स्थितियां प्राप्त हुई। व्यंजन के बाद में स्वर, दूसरी स्वर के बाद में व्यंजन, और तीसरी व्यंजन के बाद व्यंजन। इस तरीके से हमारी तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती है। इन तीन स्थितियों से मतलब है कि हम लोग जितनी भी संधियां इसमें करेंगे वो इस तरीके से होगी। किसी में दोनों तरफ व्यंजन वर्ण मिलेंगे, तो किसी में एक तरफ स्वर तो दूसरी तरफ व्यंजन। हम इसके भेदों को देखें तो इसके भेद कितने होते हैं, 7। यहां पर 7 हमने यहां पर इनके नाम लिख दिए हैं। हम एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। जैसे आज हमारा सबसे पहला जो संधि का नियम आएगा वो कौन सी संधि का आएगा, सचुत्व संधि। अब देखिए सचुत्व संधि होती क्या है, इसको याद कैसे करें, क्योंकि एक एक करते करते हमारे पास बहुत सी संधियां हो जाती है। तो इनको याद करने का आप इस नाम को याद कर लीजिए, सचुत्व। अब देखिए आपको केवल एक छोटा सा एक क्या याद रखना पड़ेगा, एक नियम कह दो या फिर एक सूत्र कह दो। देखिए स्तो, सचुना, सचु, बस आप ये 3 शब्द इसमें दिए हुए हैं, इन 3 शब्दों को याद कर लीजिए और हमारी हल संधि का जो पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। अब कैसे करें, देखिए स्तो का अर्थ क्या होता है, सचुना का अर्थ क्या होता है और सचु का अर्थ क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो स, ये आधा स है, हमने स लिखा। तो का अर्थ होता है त वर्ग, तो का मतलब क्या होता है, त वर्ग। अब त वर्ग से मतलब है त, थ, द, ध और न, इन सबको कर दो आधा। तो ये हमारा हो गया स्तो, ठीक है। अब हमें लगाना है यहां पर प्लस का निशान। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो सचुना, इसमें 2 नाम, देखो यहां पर हमने एक ये कर लिया, दूसरा नाम ये है, तो दूसरे में देखो स और चू, तो श ये आधा है, हमने आधा लिखा। फिर क्या मतलब चूल जो शब्द वर्ण लिखा हुआ है, उस चू को हम यहां लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण आ जाते हैं, कौन कौन से, च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण आ गए। अब लिखा हुआ है सचु। अब सचु को क्या करेंगे, यहां से ऐसे ये हमने यहां लिख दिया। अब देखिए स जो लिखा हुआ है, इस जो दंत्य से लिखा हुआ है उसके नीचे हम लिखेंगे, ये लिख दिया। अब चू का क्या अर्थ, यहां पे हमने क्या लगाया था, चू का मतलब च वर्ग, तो यहां आप कर सकते हो च वर्ग, ठीक है। अब यहां देखिए इसी च वर्ग को एक एक वर्ण करके लिख दो, च, छ, ज, झ और य। देखिए ये वाला जो नियम लिखा हुआ है, स्तो, सचुना, सचु, स्तो का मतलब आधा स, तो का मतलब त, थ, द, ध, न,
फिर सचु आ गया। सचु का मतलब होता है श और चु का मतलब च छ ज झ य। उसके बाद में सचु का मतलब होता है श और चु का मतलब च छ ज झ य। ये हमने इतना लिख दिया। अब ये इतना लिखने का मतलब क्या है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए, हमने एक शब्द लिखा रामस प्लस शेते। देखिए, जब भी हमें प्लस से करना हो तो हमें ऊपर वाले नियम को देखना है, और यदि शब्द बना हुआ हो तो हम नीचे वाली लाइन को देखेंगे। देखिए, प्लस से पहले यहां क्या लिखा हुआ है, दंत्य स। ये देखो प्लस वाला आ गया तो हमें ऊपर वाली लाइन को देखना है। यहां क्या आ रहा है, दंत्य स आ रहा है, और उसके बाद में दंत्य स आ जाता है। ये रहा हमारा दंत्य स आ गया। अब उसके बाद में, प्लस के बाद में इन वर्णों में से भी कोई सा वर्ण होना जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो यह संधि नहीं बनेगी, क्योंकि कई संधियां मिलती जुलती सी होती है, केवल थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर होता है। तो हमें देखना है कि हमारा जो नियम दे रखा है उसकी की पूरी शर्त हमें पूरी करनी होती है। तो देखिए, स आ गया, प्लस के बाद में श आ रहा है तो ये रहा श, तो हमारा नियम पूरा हुआ। तो करना क्या है, केवल प्लस से पहले, क्योंकि देखो हमने प्लस से पहले पहले लिखा है, ये प्लस के बाद में कुछ नहीं लिखा, केवल प्लस के बाद में ये वर्ण होना जरूरी है बस। तो प्लस से पहले ये दंत्य स है, इसको स के स्थान पर ये श कर दो। तो हमने कौन सा श कर दिया, तालव्य श। ये कैसा कर दिया, आधा कर दिया। अब इसको जोड़ दो, देखो ये आधा कर दिया, तो रा मैं और ये श आधा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर शेते को ऐसे कैसे जोड़ दो, तो शब्द क्या बना, रामश शेते। ठीक है, और इसी तरीके से हम और देखते हैं। जैसे हमने लिखा उद प्लस ज्वल है। अब देखिए, प्लस से पहले द, ये रहा द, ठीक है। प्लस के बाद में यहां क्या लिखा हुआ है, ज। तो देखिए इनमें से आ रहा है क्या, ये रहा ज। तो हमारा शर्त है जितने भी दी हुई है वो हमने पूरी कर ली। अब क्या करेंगे, जो पहले द दिया हुआ है उसका हम क्या बना देंगे, ज। द का क्या बना दिया, ज। तो उ और ज आधा है, फिर ज्वल है। अब इनको एक साथ में क्या कर दो, जोड़ दो। तो उ ये आधा ज है, फिर ज्वल शब्द को ये लो जोड़ दिया, शब्द क्या बना, उज्ज्वल है। अब देखिए, यदि उज्ज्वल शब्द है उससे हम बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन यदि शब्द आ जाए तो क्या करना है, तो शब्द आ जाता है तो हमें इसके नीचे वाले को वर्णों को देखना है। कैसे, जैसे यहां देखिए ये ज लिखा हुआ है, क्योंकि हमें आधा ही चाहिए, तो आधे हमारे पास ये है, तो इनमें देखिए कि इनमें से कौन सा वर्ण आ रहा है, तो देखिए ज आ रहा है, ये रहा ज। ठीक है, इस ज का क्या बना दो, द बना दो। तो हमने उ और इस ज का क्या बना दिया, द, और फिर आगे वाला ऐसा का ऐसे करके लिख दो। तो सामान्यतः जब भी हमारे सामने ये शब्द आए तो शब्दों में हमें केवल वर्णों को देखना है कि कौन सा वर्ण आ रहा है। अर्थात जब दंत्य से के बाद में त थ द द न, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए, या तो स आए या फिर त थ द द न में से कोई सा वर्ण आ जाए, लेकिन इसके बाद में अर्थात प्लस के बाद में इन वर्णों का होना भी अत्यावश्यक है। फिर हम इनके स्थान पर ये वाले वर्ण कर देते हैं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे हमने लिखा सत प्लस चरित्रम। हमने क्या लिखा, सत प्लस चरित्रम। अब देखिए प्लस से पहले क्या आ रहा है,
तय, ये रहा तय। फिर क्या आ रहा है, च, ये रहा च। तो यहां पर हमें पहले वाले ये जो तय लिखा हुआ है इसका हमें क्या करना है, च करना है। वो भी कैसा करना है, आधा करना है। तो हमने कर दिया। अब इसके साथ में जो भी वर्ण लिखे हुए हैं वो ऐसे कैसे जोड़ दो। तो शब्द क्या बना, स, और फिर क्या लिखा हुआ ये, आधा च, और फिर च, और फिर रित्रम, सच्चरित्रम। इस तरीके से देखिए हमें याद करने का एक तरीका, श और चू। तो यहां देखिए श और चू का मतलब च वर्ग। तो यहां यह याद रखने पर श का तो क्या कर दो, दंत्य स, और च वर्ग का आप क्या कर दो, देखिए ये रहा च वर्ग, तो यहां क्या कर दो, त वर्ग। बस इतना ही आपको याद रखना है कि यदि ये स आता है तो ये स बना दो, ये त वर्ग आता है तो ये च वर्ग बना दो, बस। और उसके बाद में ये वाला नियम होना चाहिए। इसी को डबल बार आप ले सकते हो। बस आपको ये वाला नियम है, ये 3 शब्द जो दे रखे हैं उसको आपको याद रखना है। एक बार आप इसे पूरा दोहराइए और इस नियम के आधार पर एक बार बना के देखिए, क्योंकि आप इसको जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। ये मैंने आपको नियम समझाया है और आप इससे शब्द बनाइए और देखिए कि आप इससे बना सकते हैं कि नहीं। आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपको सचुत्व संधि हमने पढ़ी, ये आपको कैसी लगी और कितना आप इससे बना सके, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।